तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक डिजीज के बारे में। ठीक है, अनुवांशिक रोग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक डिजीज कहते किसे हैं। ठीक है, तो जो जेनेटिक डिजीज होता है वो नाम से ही मुझे क्लियर चल रहा है कि जो जीन का स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसे ही जेनेटिक बोलते हैं, और उसकी वजह से जो रोग होता है उसे ही जेनेटिक डिजीज नाम दिया जाता है। यानी कि जो जीन के द्वारा, जीन के अब नॉर्मल बिहेवियर के द्वारा जो डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं उससे ही क्या कहा जाता है, जेनेटिक डिजीज, जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी बॉडी के भी बारे में है, और हमें इसमें देखा जाए 2-3 छोटे कई सारे टॉपिक के हैं, लेकिन मैं उतना ना जाकर मैं यहीं पे रह के केवल इसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जेनेटिक के मतलब होता है द स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, और उससे प्रोड्यूस जो रोग होती हैं उसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब जो जीन होता है ये क्या होता है, तो आप लोग सुने होंगे क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में तो सुने होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए ये सभी पाए जाते हैं। इतना तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो जो जीन होता है ये जीन डीएनए का एक पीस होता है। ठीक है, पीस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, या द ग्रुप ऑफ जीन इज फॉर्म डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो छोटे छोटे जीन से ही बना होता है, और डीएनए जैसे कि हम जानते हैं डीएनए क्या होता है, कैरेक्टरिंग हाउस होता है, यानी कि एक तरीके से मेमोरी भी बोल सकते हैं, जो हमारे कैरेक्टरों को, डाटा को, सूचनाओं को स्टोर करता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो जैसे कि हम जानते हैं हम सभी सेल से फॉर्म हुए हैं, तो सेल के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर ही हमारे डीएनए होते हैं, जो कि कई सारे पॉली जीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलीमर होते हैं किसी जीन के। ठीक, तो जीन जो होता है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टोर करता है, जिससे एक डीएनए बनाता है, तो उसमें कई सारे कैरेक्टरों का कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, डीएनए में बेसिकली क्या है, कैरेक्टरों को कैरी करता है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती जाती रहती हैं। ठीक, इतना हो गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का कोशिश करूँगा सारी चीज़ों के बारे में, आप कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है जो हमें जेनेटिकली मिली हुई हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आई हुई हो, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं, इसका परिभाषा जन्मजात उत्पन्न होने वाले रोगों को, ठीक है, जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया आप, जैसे मैंने अभी बताया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने बताया कि जो डीएनए से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डीएनए में एक कैरेक्टर होते हैं, बाई चांस किसी की वजह से हमारे पेरेंट्स ने या कहीं से भी पेरेंट्स से हैं, तो हमारे पेरेंट्स में किसी कारण या कोई रोग उनमें हो, तो कुछ ऐसे लोग, सभी तो नहीं, कुछ ऐसे लोग जो शायद उनमें से हम लोग में आ जाएं। ठीक है, तो जो उनमें से हम लोग में आ जाए, यानी पेरेंट्स से बच्चों में अगर जो आ जाए वो डिजीज, तो उसको किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो डिजीज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आती कैसे हैं, तो गुणसूत्र के बेसिस पर ही आती हैं, उसी से ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम में डीएनए की, यानी कि डीएनए की जीन की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है जो रोग, उसे ही जेनेटिक डिजीज नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसे गुणसूत्र यानी कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक, ये पाया कहाँ जाता है, तो फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस ये एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। ठीक है, अब ये बना किससे होता है, तो जैसे कि हमने बताया क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, लेकिन एक और चीज़ पाई जाती है जिसका नाम होता है प्रोटीन। ठीक है, हाँ, वो प्रोटीन हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, तो उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो हमारा जो गुणसूत्र होता है वो बना होता है डीएनए प्लस हमारा प्रोटीन, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, इसके द्वारा हमारा गुणसूत्र बना होता है। अब हम यहाँ पे जो रोग पढ़ने वाले हैं ये हम बेसिकली ह्यूमन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं सारे लिविंग्स सेल से ही फॉर्म हुए हैं। ठीक, तो सभी लिविंग्स में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो वैरी करती रहती है, अलग अलग होती रहती है। ठीक, भाई उनके साइज से, उनके
बॉडी के ऑर्गन्स के ग्रोथ के हिसाब से वगैरह वगैरह इन सभी के हिसाब से। तो हम ह्यूमस में जानते हैं, जो ह्यूमस में DNA है यानी कि जो गुणसूत्र होता है उसकी जो संख्या होती है 46 होती है, ठीक है। 46 संख्या में नंबर्स में पाई जाती है हमारी गुणसूत्र। जोड़े में बात करें तो ये 23 हो जाती है, ठीक है। यानी 23 जोड़ा ये पाया जाता है जोड़े में और नंबर्स में। क्लियर हो आपको, ठीक है, गलती ना हो। तो ये तो आप जान गए एग्जाम्पल, ठीक है। मालूम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जोड़े में 23 और संख्या में हमारे 46 पाए जाते हैं, ठीक। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हम DNA यानी कि जिसे गुणसूत्र कहते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं गुणसूत्र के द्वारा ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो व्हाट इज गुणसूत्र, ठीक। तो मैंने बता भी दिया है, लेकिन उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना कि गुणसूत्र होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसे ऑटोसोम कहा जाता है, दूसरा हमें एलोसोम नाम से जानते हैं, ठीक। तो ऑटोसोम को हिंदी में कहते हैं देही कोशिका, ठीक, और इसको कहते हैं लिंग कोशिका, ठीक। यानी कि लिंग गुणसूत्र और इसको कहते हैं देही गुणसूत्र, ठीक। अब यहाँ पर लिंग क्यों बोल रहे हैं, तो लिंग यानी कि सेक्स गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स यानी कि हमारे जेंडर को जो डिफाइन करे, मेल या फीमेल कोई सेक्स बोला जाता है, ठीक। तो हमारे ऐसे गुणसूत्र जो हमारे लिंगों को डिफाइन करे उसे एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ऐसे गुणसूत्र जो हमारे बॉडी के ऑर्गन, बॉडी का शेप, साइज और एक स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी, इन सभी डाटाओं को हम कहते हैं देही गुणसूत्र, यानी इसे हम लिंग गुणसूत्र और इसे हम आलिंग गुणसूत्र नाम से जानते हैं, ठीक। ठीक है। अब ये जो होते हैं गुणसूत्र 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम, एलोसोम। बस बात क्या है, किसी भी लिंग, कोई भी लिंग हो, उस लिंग में एक पर्टिकुलर गुणसूत्र तो पाया जाएगा। किसी में 7, किसी में 8, किसी में 46, तो किसी में वगैरह वगैरह, ठीक, इत्यादि गुणसूत्र अलग अलग लिंग्स में पाई जाती हैं। हम यहाँ पे अगर जो किसी एक का बात करें, जैसे कि मान लेते हैं ह्यूमन्स का, तो उसी ह्यूमन्स में यानी कि किसी एक ही लिंग के अंदर ही जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 2 कैटेगरी के होते हैं, 2 अलग अलग फंक्शन रोल प्ले करते हैं मेजर, ठीक है। तो उस यहाँ पे हम बातें हुए हैं इसको, ठीक है, आप जानते भी हैं उसी हिसाब से, ठीक है। अब ऑटोसोम जो होता है ये क्या होता है, और एलोसोम जो होता है ये क्या होता है, जिसको पता हुआ है वो आगे कमेंट में हमको बता सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा बताओ तो, बाकी मैं यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ऑटोसोम जो होता है ये जो होता है मेल और फीमेल में इक्वली पाया जाता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है 44 होती है, यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होती है ह्यूमन्स में, ठीक है, वो समान होती है। किसमें समान होती है, तो मैं बात कर रहा हूँ लिंगों के हिसाब से, तो नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल में जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है वो इक्वल होती है। अंतर कितना होता है, बस एक ही गुणसूत्र का होता है। एक गुणसूत्र का जो अंतर होता है उसे हम एलोसोम नाम से जानते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, तो ये मेल और फीमेल में अनइक्वल होता है, ठीक है। अनइक्वल मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या वेरी करती है, अलग होती है थोड़ी सी, ठीक, कंपेरिजन टू ऑटोसोम। इसमें हम इक्वल और अनइक्वल के बारे में बता रहे हैं, इक्वल और अनइक्वल के बारे में बता रहे हैं, ये क्या होता है। तो ऑटोसोम जिसमें गुणसूत्रों की संख्या इक्वल होती है, वो इक्वल मतलब किस बिहाफ पे होती है ये देख लेते हैं। तो पहला जो होती है हमारे नंबर्स के बिहाफ पे, यानी मेल और फीमेल में जो गुणसूत्र पाई जाती है 22 ही पाई जाती है जोड़े में, ठीक है। लेकिन संख्या में हमारे नंबर्स में जो बात करें तो 44 यानी कि 44 गुणसूत्र हमारे संख्या में पाए जाते हैं। मेल हो या फीमेल हो दोनों में इक्वली पाए जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। अब इक्वली क्यों पाए जाते हैं भाई, तो इक्वली जैसे कि हम जानते हैं सब में बॉडी ऑर्गन का ग्रोथ होना है, हाथ, पैर, नाक, कान, एक मानव का या एक कुत्ते का, एक बिल्ली का, सबका एक करेक्टर होगा कि हमें इस जाति का जीन प्रोड्यूस करना है, उसमें ये करेक्टर होने चाहिए, उनमें ये और ये ऑर्गन होने चाहिए, ठीक है, आँख, कान, नाक, ये सभी होने चाहिए। तो ये सभी देखा जाए चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों की बॉडी में ये सारे करेक्टर हूबहू होते हैं। इसलिए 44 जो होते हैं ये मेल और फीमेल में इक्वली पाए जाते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि कुछ हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और वाइस टोन में इन सभी में डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये जो होता है केवल और केवल एक ही हमारे पेयर गुणसूत्र में होता है, ठीक है। तो हमारा जो एक जोड़ा यानी कि जिसकी संख्या 2 होती है, इसी में ही एक स्पेशल टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है जो मेल और फीमेल को कैटेगराइज करता है, डिवाइड करता है और डिफ्रेंशिएट करता है, उनके बॉडी के, उनके
बॉडी के फंक्शन का या उनके बॉडी के पार्ट्स का, ठीक है। बाकी के सारे पार्ट्स सेम होते हैं, ठीक। तो ये आपने समझ लिया नंबर्स के यहाँ पे कैसे होते हैं। तो ये जो होती है 44 पाई जाती है 46 में से, ठीक। और ये जो होती है 2 केवल पाई जाती है 46 में से, यानी एक जोड़ा ये 22 जोड़ा ये मिल के 1 और 22 बराबर 23 जोड़ा, ठीक है। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है क्या होते हैं एक ह्यूमन से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने का कोशिश करता हूँ। तो दूसरा मैं बात करूँ कैरेक्टर के हिसाब से। इक्वली में हम कैरेक्टर भी लेंगे ना। कैरेक्टर क्या होते हैं मैंने बता दिया कि ऑर्गन भी सारे ऑर्गन बॉडी के आगे सेम होंगे। दूसरा शेप साइज और जाति सभी सेम होंगे, ठीक है। ऐसे सेम इसमें भी अगर जो इसमें बात करें तो इसमें कैरेक्टर का ही आएगा, इसमें नंबर्स का नहीं आएगा। नंबर्स इसमें एक होगा इसमें भी, लेकिन इसमें मेन जो होगा वो ओनली कैरेक्टर के भी आपसे बॉडी के कैरेक्टर के यहाँ पे बांटा गया है। मेल में जो होगा गुणसूत्र जो होगा वो एक्स और वाई नाम से जाना जाता है, इस शेप का पाया जाता है। और फीमेल में जो होगा वो एक्स नाम के यानी कि इस स्ट्रक्चर के गुणसूत्र उसमें अरेंज होते हैं। जो गुणसूत्र का स्ट्रक्चर जो होता है मैं बात करूँ तो गुणसूत्र जो होते हैं ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक। तो कोई भी गुणसूत्र एक्स शेप के दिखते हैं और कोई भी गुणसूत्र जो वाई शेप के दिखते हैं, यानी कि उसका एक लेग क्या होता है छोटा होता है और बाकी का 4 लेग जो होता है वो पूरे लॉन्ग होते हैं, इसलिए वो वाई एक्स शेप के दिखते हैं। और 4 लेग्स में से इसमें से 4 लेग्स में से कोई एक लेग छोटा हो जाता है जो कि वाई शेप का दिखता है, इसलिए मैं इसे एक्स और वाई नाम से जानता हूँ, ठीक। तो इसी के अंदर ही क्या पाया जाता है हमारा DNA पाया जाता है, ठीक। ऐसे ही, ठीक है। इसी को ही गुणसूत्र कहते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। ऐसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर का हमें विजुअल होता है, इसलिए उसी हिसाब से जड़ को जड़ पक्षी में तो वगैरह वगैरह एनिमल्स में हमें जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ऑटोसोम एलोसोम हमारी बॉडी में ऐसा कब एक्ट करता है। तो ऑटोसोम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या काम करता है। तो ये सेल डिवीजन का ही काम करता है, दोनों ही देखा जाए सेल डिवीजन में ही काम करते हैं, ठीक। लेकिन ये हमारे लाइफ साइकिल के किस स्टेज में काम करता है ये अगर जो हम बताएं तो ये हमारे लाइफ साइकिल के देखा जाए ओवरऑल लाइफ टाइम तक काम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि चोट लग जाए या हमारी बॉडी छोटी हो ग्रोथ हो उसकी, यानी मतलब बच्चे हों तो हम एडल्ट बने, तो यानी कि हमारी कोशिकाओं के डेवलपमेंट में ही एक कोशिका से कई कोशिका बनाने में यही काम आती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, इसका मेन फंक्शन होता है, प्रोडक्शन तो होता ही है, प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन इसका मेन जो फंक्शन होता रहता है ये बेबी के प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। यानी ऑटोसोम जो होती है वो ऑटो होती हैं, ठीक है, और रेगुलर चलती रहती हैं, लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं। लेकिन ये जो होती हैं हम एक तरीके से कह सकते हैं निश्चित समय की जरूरत नहीं। फीमेल में हाँ निश्चित समय के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मेल में उतना नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ओवरऑल नहीं, ठीक है। 14 ईयर्स के बाद ही कहीं जाके अच्छे से हो पाता है, लेकिन कह सकते हैं ओवरऑल कि ये पर्टिकुलर टाइम्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये ऑल ओवर टाइम्स, ठीक है, लाइफ टाइम, ये लाइफ में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैं इसे क्या कह सकता हूँ, तो इन सभी के दो नाम और होते हैं। अगर जो मैं क्रोमोसोम के बारे में इस वीडियो में पूरा बताना चाहूँ तो आप चलिए सुन लीजिए। तो ऑटोसोम जो होता है इसे हम सोमैटिक सेल या सोमैटिक क्रोमोसोम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एलोसोम जो होता है इसे हम गैमेटिक सेल, ठीक है, क्या कहते हैं गैमेटिक सेल, यानी कि युग्मक कोशिका इस नाम इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या देही कोशिका, ठीक है। इसे हम सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और इसे हम किस नाम से जानते हैं गैमेटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल और इसे हम गैमेटिक सेल, गैमीट मतलब होता है युग्मक, और गैमीट हम किसको कहते हैं, तो गैमीट जो फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव लिक्विड या पार्ट जो होता है उसे ही कहा जाता है। यानी कि जिसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की जो पहलू आदि होती है, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होता है उसे ही हम गैमीट नाम से जानते हैं। उसका नाम जो होता है मेल में स्पर्म नाम से जाना जाता है और फीमेल में ओवम नाम से जाना जाता है, ठीक। यानी कि गैमीट जो होता है उसे हिंदी में युग्मक
और ये 2 टाइप्स की होती हैं, मेल में नर युग्मक, फीमेल में मादा युग्मक नाम से जाना जाता है। नर युग्मक को स्पर्म यानी शुक्राणु बोला जाता है, मादा युग्मक को ओव्यूल यानी कि अंडाणु बोला जाता है। ठीक, तो ये होती हैं। तो ओव्यूल और अंडाणु और शुक्राणु का विकास करने में एलोसोम का ही पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन सोमैटिक सेल यानी देहिक कोशिकाएं कि हमारे देह को यानी हमारे शरीर को चोट से, घाव से, कट पिट गई हो गई या बॉडी ग्रोथ में, ठीक है, प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करती जाती हैं। ठीक, ये हो गया हुआ पहला चीज़ आपको समझना है। दूसरा चीज़, अब जो बात करें इसी ऑटोसोम को और इसी एलोसोम को किस नाम से जानते हैं, तो इसको माइटोसिस नाम से जानते हैं और इसको मियोसिस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत सबके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोसोम को हम माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस क्या है आप लोग जानते होंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी एलोसोम को किस नाम से जानते हैं, मियोसिस नाम से। ठीक, ऑटोसोम का मतलब होता है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, इक्वल डिवाइड हो। ठीक, ऑटोसोम का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र यानी कि जो हमारे सेल होते हैं वो इक्वली डिवाइड करें। ठीक है, एक मोर देन सेल में। ठीक है, जब कोई एक सेल एक से अधिक सेल में डिवाइड करे, लेकिन उनमें गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 में डिवाइड हो, लेकिन एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ी उत्पन्न होती हैं और उनमें गुणसूत्रों की वैल्यू सब में इक्वली होती है। जैसे पेरेंट्स में होती है, पेरेंट्स सेल में होती है, वैसे ही बेबी में यानी कि ऑफ स्प्रिंग में सारे सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक, इसीलिए इसे हम समसूत्री विभाजन नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गुणसूत्र होता है ये जब डिवाइड होता है तभी होता है। यानी कि मैंने बताया हमारी जब शरीर ग्रोथ होती है, एक सेल से अनेक सेल बनाती है, कहीं कट जाती है तो वहाँ के भी सेल्स को रिपेयर करती है, तो यानी कि एक सेल अपनी जैसी सेल को ही बनाएगी। तो इसमें गुणसूत्र की क्या हो, संख्या सेम ही हो, आधी ना हो। ठीक, आधी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम मियोसिस नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन उसे कहते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाए। ठीक है, यानी कि जब हमें बेबी प्रोडक्शन करना रहता है तो केवल यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारे गुणसूत्र की वैल्यू आधी हो जाती है। ठीक, यानी 46 गुणसूत्रों में से संख्याओं में से 23 गुणसूत्र का हमारे पास गैमीट यानी युग्मक, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उस दोनों का युग्मक का विकास होना होता है। तो वहाँ पे इस प्रकार का एलोसोम का फंक्शन होता रहता है गुणसूत्र में। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जब हो तो उसे एलोसोम, समसूत्री विभाजन जो हो तो ऑटोसोम नाम से जानते हैं, जो कि इक्वली सारे बॉडी में पाई जाती है। इसमें अनइक्वल होता है, इसको हम जो XY नाम का गुणसूत्र होता है इसे हम शुक्राणु नाम से बोल सकते हैं, इसे जो बोल सकते हैं हम अंडाणु नाम से बोल सकते हैं। ठीक, यानी मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु नाम का जो कैरेक्टर होता है ये पाया जाता है। ठीक है, जिसके शुक्राणु और कॉम्बिनेशन से न्यू बेबी प्रोड्यूस होती है। यानी शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है यानी 23 नंबर्स में, और प्लस 23 फीमेल में, तो 23 नंबर्स में। तो जब 26 क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन्स में आ जाता है नंबर्स में, तो एक बेबी का प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि एक ऐसी सेल का विकास होता है जो आगे लाइफ में एक न्यू ऑफस्प्रिंग फुल डेवलपमेंट के हिसाब से वो डेवलप करेंगे। ठीक, तो इतना तो आज के लिए काफ़ी। तो इसी बिहार पे हम क्या देख रहे हैं, कोई एक चीज़ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हो उसी का ही मेन इम्पोर्टेंस होता है, जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टरों का या डिजीजों का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ डिजीज थ्रू द पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में। ठीक, पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में डिजीज प्रोड्यूस होना बाय द जीन यानी बाय द क्रोमोसोम। ठीक, इज नोन एज जेनेटिक डिजीज। ठीक, इसे हम जेनेटिक डिजीज से नाम से जानते हैं। जब क्रोमोसोम क्या हो, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो तो उसे हम जेनेटिक डिजीज नाम से जानते हैं। ठीक, अब ऐसा क्रोमोसोम जो क्या है डिफेक्टेड हो, ठीक, बाई चांस कोई इसमें रोग आ जाए, और कौन से रोग आएंगे, तो वो रोग हो सकते हैं हमारे क्रोमोसोमल रोग। क्रोमोसोम के बिहाफ पे जो रोग उत्पन्न होती हैं उसे हम क्रोमोसोमल रोग नाम से, क्रोमोसोमल डिजीज नाम से जानते हैं। गुणसूत्र विकार, ठीक, विकार यानी कि रोग। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, वर्णहांधता। ठीक, यानी कि कलरों के बारे में विभेद ना कर पाने वाले लोगों को ही कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो कि गुणसूत्र के बिहाफ पे ही होती है। इसीलिए इसे जेनेटिक डिजीज में ही पढ़ते हैं। ठीक, और इसको प्रिपेयर करने, इसको ठीक करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी कई सारी टेक्निकों का यूज किया जाता है। ठीक,
इसमें क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस में, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमंस होते हैं मोस्टली ये डिपेंड करता है मेल में, फीमेल में तो बहुत कम देखने मिलता है, 1% रेयरली बहुत। मेल्स में ये कैटेगरी ये जो चीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो ओवरऑल जो डिजीज लिखा होगा इसमें मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि क्रोमोसोम को डिफेक्ट करती हैं, और क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम, तो या तो एक्स वाले क्रोमोसोम को या तो वाई वाले क्रोमोसोम को डिफेक्ट करती हैं। तो एक्स नाम का जो क्रोमोसोम होता है वो मेल में केवल एक ही पाया जाता है, फीमेल में 2 पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं हम कि ऐसा कोई रोग जो एक्स वाले क्रोमोसोम को ही डिफेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो, अफेक्ट करता हो, तो मेल में एक ही पाया जाता है। तो जो मेल में एक ही एक्स नाम का क्रोमोसोम पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर जो उस पर कोई ऐसा डिजीज आ जाए जो एक्स वाले गुणसूत्र को ही प्रभावित करे तो मेल में एक ही पाया जाता है, तो पूरा ग्रसित हो जाएगा। अब जब पूरा ग्रसित हो जाएगा तो मेल वो हावी हो जाएगा मेल पर, यानी कि मेल में ये डिजीज प्रोड्यूस स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। बशर्ते क्या है, फीमेल में जो होता है इसमें 2 एक्स डिजीज पाई जाती हैं, और अगर एक्स डिजीज को प्रभावित करने वाला कोई रोग हो जो एक्स डिजीज को प्रभावित करता है, वाई को नहीं, वाई मेल में पाया जाता है, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स में अगर जो एक्स वाले क्रोमोसोम, एक्स वाले स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम को अगर प्रभावित करती है कोई डिजीज, तो इसमें फीमेल में दोनों पाई जाती हैं एक्स, यानी कि अगर एक को प्रभावित कर देती हैं तो दूसरा जो है फ्रेश बना हुआ है, तो दूसरा हमारा फ्रेश बना रहेगा, लेकिन पहला डिफेक्टेड हो जाएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा सा करेक्टर आ जाता है, पूरा ओवरऑल नहीं आता, लेकिन हमारे में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इसीलिए ये अफेक्टेड हो जाता है, इसलिए हमारे मेन बॉडी में ऐसा करेक्टर दिखता है। तो मैंने जो अभी यहाँ पे एक्स और वाई में इस तरीके से जो रोग होता है एक्स या वाई, हमारे बॉडी में ओवरऑल कितने पाए जाते हैं ह्यूमंस में, एक्स स्ट्रक्चर का एक क्रोमोसोम, एक वाई स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम, इन्हीं कॉम्बिनेशन से बना हुआ है मेल में और फीमेल में। मेल में एक्स वाई नाम से एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है एंड फीमेल में एक्स एक्स नाम से, आप जानते होंगे। इसी बिहाफ से मैंने जो अभी प्रयत्न किया है समझाने का, उसी बिहाफ के सारे रोग हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, क्लास 12 में तो पढ़ना ही पढ़ना है इसके बारे में। लेकिन ये बिहाफ देखा जाए काफ़ी बेसिक भी है और हमारे बोर्ड के लेवल के लिए भी है, सबके लिए ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पढ़ाई से तो कोई गुंजाइश है नहीं, कोई काटेगा तो नहीं, ठीक। दूसरा मैं बात करूँ हीमोफीलिया, सॉरी एक मिनट बता दूँ, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये विभेद करने में होता है, रेड और ग्रीन यानी लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाते हैं, अलगाव नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा अंतर प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब दूसरा होता है हीमोफीलिया रोग, ठीक है। तीसरा सिकल एनीमिया, ये सभी रोग होते हैं, ये सभी बुक्स में है, क्लास 12 में भी है। क्लाइनफेल्टर, डाउन, पटाओ, टर्नर और एडवर्ड सिंड्रोम, यानी डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और हमारे क्या एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे और सारी डिजीज होती हैं, लेकिन हमारी ये कुछ जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा मैं बात करूँगी जो कि हर एक क्लास में पढ़ाया जाता है, 9, 10 या ओवरऑल उसके नीचे भी है, हाँ 6, 7, 8 में भी, 9, 10 और 11th में तो हाँ है ही, 10 और 12th में भी है, उसके आगे भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, हर एक जगह है से, और वो ओवरऑल जानना ही चाहिए कि जो होता है कैंसर और डिजीज होता है। तो कैंसर और डिजीज कैंसर डिजीज और एड्स नामक जो डिजीजेज होती हैं, ये जो होती हैं क्रोमोसोम के बिहार की होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती हैं, ठीक। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी याद होने चाहिए कि ऐसे डिजीजेज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं कौन सी होती हैं, ये सभी ऐसी डिजीजेज जो ऐसी डिजीजों का नाम बताइए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूव करती रहती हैं, क्या हुआ एड्स नाम है, कैंसर नाम है, क्लाइनफेल्टर, ये सभी, सिकल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं, हमारे क्रोमोसोम के ही बिहाफ पे प्रोड्यूस होती हैं, उसी के ही डिसबैलेंस के कारण ये रोग उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज दे दिया है, इन सभी के बारे में जो रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, क्लाइनफेल्टर, पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कैंसर और एड्स, इन सभी के बारे में आपको गौर कर फरमाना है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन यही से ही होगी सारे क्वेश्चन के बारे में, बस लिखने का इसका किस क्रोमोसोम, किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से किस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को अफेक्ट करती है, ये सारे कैरेक्टर और इन सारे डिजीज ये आपको पढ़ना है, बस उसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आपको
4 नंबर या 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहते हैं भाई। तो आप इससे अच्छे से समझिए। बाकी मेरी तरफ से जितना हो पाया मैं किया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक। तो ठीक, जय हिंद, जय भारत। चंद्रयान आज लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुल, काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। चंद्रयान 2 एक हिसाब से देखा जाए फेल हो गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान। क्या हुआ था कि थोड़ा सा बाई चांस कहीं रह जाता है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को इसरो को यानी कि 5 साल लग गए लमसम। 2019 में ही चंद्रयान जो 2 था वो लॉन्च किया गया था। बस अब बाई चांस वो पहुँच कर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। वो तो रिग्रेट था ही सबको कि काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी दुख भी हुआ था उस समय। लेकिन इस बार जो हुआ उसी प्रॉब्लम को देखते हुए आगे से प्रयास की भारत। उसमें चंद्रयान 3 जो था 2023 में सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। अब वो जिस काम के लिए भेजा गया था उसके बारे में सर्च होगा, अध्ययन होगा और एक नई खोजों के बारे में पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। 5 साल में हमारे इंडिया के साइंटिस्टों ने जब नहीं हार माना तो हम कैसे हार माने, ठीक। तो इसी बिहार पे आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक।